हाँ जी, तो आज की क्लास में कल मैंने आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस स्किप कराए थे, जैसे कि डॉलर का सिंबल वाला क्वेश्चन। इस पर आपको टोटल 3 से 4 क्वेश्चन इसके अंदर एमसीक्यूज में देखने को मिलेंगे कि एब्सोल्यूट सेल एड्रेस क्या होता है। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का मतलब यहाँ पे उसको फिक्स करने से, लॉक करने से है। अगर हमें किसी सेल रेंज को लॉक करना हो, फिक्स करना हो, यानी कि हम चाहते हैं कि चेंज नहीं करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक रिकॉर्ड के थ्रू समझेंगे इसको। जैसे हमारे पास हाँ जी, तो ये एक रिकॉर्ड है हमारे पास, जैसे कि स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा होगा। तो एब्सोल्यूट वाले टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें एक रिकॉर्ड समझना पड़ेगा, डिस्काउंट वाला। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं देखेंगे। तो जैसे हमारे पास कुछ आइटम के नाम लिखे हुए हैं, उनका रेट दे रखा है, डिस्काउंट निकालना है। अब डिस्काउंट दे रखा है 60%। अब डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट। बिल्कुल। तो यहाँ पे और एक सेकेंड, हाँ जी, तो डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। तो इक्वल टू किस पे निकालेंगे डिस्काउंट? रेट पे। अब जैसे आप मार्केट जाते हैं, कोई भी खरीदारी कर रहे हैं, हम अक्सर देखते हैं शोरूम्स के बाहर लिखा होता है ना, फ्लैट 40%, 60% ऑफ। तो यानी इसका मतलब क्या है? डिस्काउंट का मतलब हमें वो चीज़ उतने MRP से सस्ती मिल रही है, हमें इतने % की छूट मिल रही है। तो किसके ऊपर? जो हम आइटम परचेज करेंगे। हमने एक आइटम ली जैसे 1200 रुपये की, तो एक्सेल में फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो सेल एड्रेस पे अप्लाई की जाती है कैलकुलेशन। तो सेल एड्रेस ऑफ वैल्यू, अब यहाँ पे रेट का एड्रेस इनटू में कितने % अप्लाई करनी है, टाइप कर दिया। 60% निकालना है, 60 लिख दिया। इसके बाद आता है टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो टोटल निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1200 में से प्लस करेंगे, क्या करेंगे? माइनस। हाँ जी, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट पे करके आते हो नहीं ना, तो ये चीज़ माइनस होती है, ध्यान रखो। डिस्काउंट है। अब बाजार में भी हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर हम लेस करने के लिए बोलते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ हम खरीदारी करते हैं। अब फिर आता है वैट कैलकुलेट करना है, कितने %? अब ये तो बता नहीं रखा, तो मैंने इसके अंदर लिख दिया 5% निकालना है, वैट निकालना है। वैट का मतलब वैल्यू एडिड टैक्स। तो यहाँ पे टैक्स निकालने के लिए किस पर निकलेगा? टोटल अमाउंट के ऊपर। अब टोटल अमाउंट तो हमने 480 रुपये तो पे करना ही है, अब उसके ऊपर हमने GST हो गया। अब तो पहले वैट होता था। तो अगर आप किसी फूड कोर्ट में जाते हैं, खाना खाने के लिए बैठते हैं एक होटल के अंदर, तो वहाँ पे भी ना टैक्स भी लगता है, ठीक है। कम से कम 6% से 28% तक, जैसे GST आजकल जो चार्ज होता है, ठीक है। 6% है तो किसी पे 12% है, तो किसी पे 18, तो किसी पे 28 भी होता है। तो यहाँ पर अब टैक्स कैलकुलेट करना है, D2 गुना में कितने %? 5, तो आगे 5% लिख देंगे। देखो फ़र्क सिर्फ यही हो गया, डिस्काउंट वाला ही सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे हमने लिखा था इनटू में 60 और यहाँ पे हो गया इनटू में 5%। चाहे अपॉन में आप ऐसे भी लिख सकते हो 100, तब भी निकल कर आ जाएगा। उसके बाद टोटल यानी कि नेट अमाउंट कैसे निकलेगी, क्या लिखेंगे? प्लस कर देंगे, टोटल अमाउंट प्लस में वैट वैल्यू। अब जैसे हम नौकरी करते हैं, चाहे नौकरी पे रहते हुए भी हम क्या करते हैं, सर्विस टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। हम जब भी कोई सफ़र करते हैं, अब रास्ते में टोल टैक्स आता है तो हमें पे करना पड़ता है टोल टैक्स, ठीक है। चाहे भले ही हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी सफ़र कर रहे हैं ना, बस से या किसी भी चीज़ से, तो वो भी तो टैक्स पे करते हैं रास्ते में। जो एक छोटी टिकटें हमें मिलती हैं 5-7 रुपए की, वो टैक्स वाली परचेज होती है। तो यहाँ पे ऐड होएगा, ध्यान रखना, टैक्स है ये, वैल्यू एडिड टैक्स। मैंने इसमें एक फॉर्मूला लगाया कि D2 गुना में 5%। तो यहाँ पर
मैंने किस पे लगाया, D2 पे 5%। जब हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो नीचे वाले सेल में एड्रेस क्या दिखाता है, D2 क्या बन जाएगा, D3। फॉर्मूला चेक करने के लिए हम F2, तो देखो ये ऑटोमेटिकली चेंज हुई, हमने तो इसको ड्रैग किया था सिर्फ, और उससे नेक्स्ट में क्या एड्रेस हो जाएगा, D4। पर ये 5% तो चेंज नहीं होता ना, क्योंकि वो एक वैल्यू है। जब भी कोई वैल्यू लिखने के बाद उसको ड्रैग किया जाता है ना, तो वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, वैल्यू सेम ही रहती है, फिक्स रहती है। पर यहाँ पे देखो, जब भी हम कोई भी फॉर्मूला किसी सेल एड्रेस पे बेस्ड बनाते हैं ना, सेल एड्रेस पे डिपेंड बनाते हैं, तो वहाँ पे ड्रैग करने पर सेल रेंज ड्रैग करने पर इंक्रीज होती है एक सेल। और अगर मैं यहाँ पर वैट अमाउंट नीचे से प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5%, हमें इसमें टाइप करके नहीं देनी 5% वाली वैल्यू, हमने क्या करा, D2 इंटू में 5% टाइप नहीं करना, इस सेल से उठाना है, तो सेल का एड्रेस क्या लिखेंगे हम 5% का, बिल्कुल, तो यहाँ पे आ जाएगा A7। पर इसमें अब ड्रैग करेंगे तो क्या होगा फिर, अब इसमें तो हमने लगा दिया 6, तो यहाँ पर D2 क्या बन जाएगा, D3, और A7 क्या बन जाएगा, A7 ही रहेगा वो, ये भी तो सेल का एड्रेस है A7, ये भी तो इंक्रीज होगा, तो क्या हो जाएगा, आंसर देखो 0 आ रहा है। पता है क्यों, क्योंकि वहां पर देखो A8 हो चुका है, पर हमारी जो वैट अमाउंट है वो तो एक ही सेल में है ना। अब हमने वैल्यू टाइप नहीं करी वैट की, हमने तो सेल से उठाई है, यहाँ पर सेल एड्रेस पे डिपेंडेंट बना दिया अब हमने वैट वैल्यू को भी, तो ड्रैग करने पे तो वो भी तो इंक्रीज होगा। तो जब भी कोई सेल एड्रेस पे फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, तो देखो सेल रेंज एक सेल और बढ़ गई। पर यहाँ पे तो हमें सभी को A7 से मल्टीप्लाई करना है ना, कि 5% जो लिखा हुआ है वो तो A7 में ही है, तो इसको एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा। अब एब्सोल्यूट बनाने के लिए किसी भी सेल रेफरेंस को हमें लो करना पड़ेगा, तो देखो लो करने के लिए क्या करेंगे, अब A7 क्या चीज है, सेल का एड्रेस, यानी कि सेल का नाम, सेल का रेफरेंस। अब हम चाहते हैं कि जब फॉर्मूला ड्रैग किया जाए तो सेल रेंज A7 वाली इंक्रीज ना हो, फिक्स हो जाए, लॉक हो जाए वही का वही। तो ड्रैग करने पे हमें A7 सेम का सेम चाहिए। तो A7 जो सेल है, सेल एड्रेस किसको मिला के बनता है, कॉलम नेम और रो नेम को मिलाकर। तो यहाँ पे A का काम क्या है, A क्या चीज है, कॉलम का नेम, और 7 क्या है, रो का नेम। दोनों से पहले कर्सर लेके जाएंगे एक एक करके, डॉलर का साइन टाइप कर दिया, इसके बाद एंटर करके अब देखो मैं ड्रैग कर रहा हूं कॉर्नर पॉइंट से, अब आंसर आ गया। चेक करते हैं फॉर्मूला, डबल क्लिक किया तो देखो A7 ही दिखा रहा है अब हमें, अब इसमें हमें A7 ही मिल रहा है। और फिर एंटर किया, F2 दबाया, सेल एडिटिंग, यहां पर भी देखो A7 आ रहा है। मैंने यहां पर अंडू किया, कंट्रोल Z, हटा दिया, वापस पहले जैसा कर दिया अंडू करके, फिर से A7 आ गया। अब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि फ्रीज करने के लिए या फिक्स करने के लिए या लॉक करने के लिए किसी भी सेल रेंज को, या एब्सोल्यूट बनाने के लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट बनाना। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज किया जाता है, पर यहाँ पे तो हमने शॉर्टकट यूज किया ही नहीं, ये तो मैन्युअली तरीके से डॉलर का साइन टाइप किया, ये तो हमने खुद से टाइप किया ना डॉलर। अब इसका एक शॉर्टकट भी आ जाता है क्वेश्चन में, दैट इज F4। अब इसको देखते हैं किस तरह से काम करता है। हमने लॉक किसको करना है, D2 को या A7 को, तो A7 के बाद में कर्सर रखो, चाहे बीच में रखो चाहे पहले रखो, और F4 दबा दो। यहां पर देखो F4 दबाते क्या हुआ, सेल का एड्रेस लॉक हो गया, डॉलर लगकर आ गया। देखो अंडू कर रहा हूं, मैंने कर्सर रखा बीच में या पहले या बाद में, आगे भी रख सकते हो। F4 दबाते ही यहाँ पर देखो डॉलर का साइन लगकर आ गया दोनों से पहले से। अब एंटर करके कंट्रोल D ड्रैग करने की कमांड, फिर एंटर किया कंट्रोल D अगेन,
तो देखो लॉक हो गया। अब ये इंक्रीज नहीं हो रही रेंज। अब मैंने D2 को लॉक नहीं किया था ऊपर, तो ड्रैग करने पे D2 तो D3 हो गया, पर A7 ही रह गया। अब सेल रेंज इंक्रीज नहीं हुई, तो ये होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है। तो टू रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट एड्रेस, तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए वी यूज द डैश सिंबल, डॉलर सिंबल का यूज किया जाता है, ठीक है, जिसकी कमांड F4। कल ने पढ़ा था एक न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए हम शिफ्ट F11 का यूज करते हैं। कल आपको काउंट इफ भी करवा दिया था या स्किप करा दिया था कल? चलिए ये भी पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 काउंट इफ। पहले हम इस फॉर्मूले का यूज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। हाँ जी, अब काउंट इफ का यूज होता है, जैसे अब मेरे पास एक हिंदी का डेटा, अब सब रिकॉर्ड तो हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स का है, हमने यहाँ पर चेक करना है। अगर मैं आपसे ये गिनने के लिए बोल दूँ कि इनमें से क्या आप ये चेक करके बता सकते हो इस रेंज के अंदर टोटल ऐसी कितनी वैल्यू हैं जो 70 या उससे बड़ी है। अब गिनने में कितना समय लगेगा आपको? 1 मिनट तो लग ही जाएगा ना इतनी वैल्यूज़ में लगभग, तो यानी कि समय लग रहा है। अगर इससे ज़्यादा दे दूँ तो, अगर 50-60 और वैल्यूज़ दे दी तो तब तो और ज़्यादा टाइम बढ़ता जाएगा। तो इसको काउंट करने के लिए कोई फॉर्मूला भी तो होगा, तो वो कौन सा है? काउंट इफ। अब काउंट का मतलब काउंट करना, काउंटिंग करना किसी भी चीज़ की। जैसे ऊपर क्लास में अब 100 बच्चे बैठे हैं ऊपर टाइपिंग पर, अब अगर मैं आपको कह दूं गिनने के लिए, अब आपको तो नहीं पता कि अंदर 100 की सीटिंग है, ऊपर पूरी 100 की सीटिंग है क्लास में टाइपिंग के अंदर। और ऊपर इसके अलावा अगर मैं ये आपसे पूछूं कि इन 100 में से कि बॉयज़ गिन कर आओ, खाली बॉयज़, जैसे मैंने कहा कि इसमें से आप चेक करके बताओ कि टोटल 70 से अबव कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, या पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में बोल दूं तो फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू काउंट इफ। अब काउंट का मतलब तो काउंटिंग करना, इफ का मतलब अगर, यानी कि कंडीशन लगा दी साथ में। काउंट करना है किसको? अगर रेंज में, अब नीचे देखो 2 चीजें कह रहा है, किसको काउंट करना है आपने? हिंदी के अंदर। अगर वैल्यू, यानी कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स हिंदी के अंदर, तो पहले हिंदी के नंबर सिलेक्ट भी तो करने पड़ेंगे। कहाँ से कहाँ तक के बीच में काउंट करना है? B2 से लेकर B6 तक के बीच में। कोमा में, क्राइटेरिया में हमें मेंशन करना पड़ेगा डबल कोट का साइन टाइप करके कि वैल्यू अगर ज़्यादा बड़ी है 70 या उससे ज़्यादा, या हमने ले ली अगर मार्क्स 80 या उससे ज़्यादा है, हम इक्वल टू भी लगा सकते हैं यहाँ पर। पहले इक्वल टू मत लिख देना, ध्यान रखना बाद में आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी जिस भी बच्चे के मार्क्स इस सेल रेंज में B2 से B6 के दौरान अगर ज़्यादा बड़ी है या अगर इक्वल टू है 80 के। हाँ जी, 80 दिया था आपने, 100 भी कर सकते हैं इससे। बिल्कुल कर सकते हो, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है डेटा पे। 80। अब सब्जेक्ट कितने नंबर का है यहाँ पर? कितने नंबर का है? जनरली आमतौर पर कितने नंबर का होता है? ये तो कॉमन सेंस वाली चीज है काके। हाँ जी बिल्कुल, तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि 100 से ऊपर तो मार्क्स ही नहीं दिए जाते हैं। वो अलग बात है कि सब्जेक्ट 120 नंबर का है या 150 का है, वो तो उसी के दौरान, वो तो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। अब ऐसे ही हम सैलरी को लेकर चले, वो तो लैक्स में भी होती है फिर, तो वहाँ पे तो हम 80, 50, 100 तो रखेंगे नहीं, वो तो डेटाबेस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का रिकॉर्ड है। तो मैंने यहाँ पर रख ली कि टोटल ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 80 या उससे ज़्यादा हैं, तो गिन के बता दिया इसने कि 3 ही स्टूडेंट हैं जिनके नंबर हिंदी के अंदर 80 या उससे अबव है। ये होता है काउंट इफ। तो यहाँ पे हमने क्राइटेरिया दिया और एक रेंज दे दी। रेंज में पहले देनी पड़ेगी, ठीक है, पहले रेंज स्पेसिफाई होगी, उसके बाद क्राइटेरिया दिया जाएगा कि कंडीशन क्या लगानी है इस रेंज के अंदर।
तो यहाँ पर भी जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज, नंबर ऑफ सेल्स कह रहा है इन अ रेंज विथ स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया में हमने लिखा 80 से ज़्यादा वाली वैल्यूज काउंट करनी है, किसके अंदर, एक स्पेसिफिक रेंज दी पहले हमने, फिर क्राइटेरिया दे दिया, तो इसने काउंट करके दे दिया। यहाँ पर हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जैसे अब इसके अंदर टोटल ऐसे कितने बच्चे हैं जिसका नाम सिमरन है, तो इक्वल टू काउंट इफ, पहले रेंज देंगे फिर कोमा में डबल कोट में इस नाम से कितने स्टूडेंट हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने फॉर्मूला स्मॉल या कैपिटल में लिखा है, आंसर देखो फिर भी आ जाएगा। तो किसी भी चीज़ की काउंटिंग करनी हो तो हम काउंट इफ का यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और, मैंने यहाँ पे लिखा 1 फैब और ड्रैग कर दिया। मैंने यहाँ पे सिर्फ 7 दिन का एक डेटा ले लिया, टोटल प्रेजेंस काउंट करनी है। मैंने यहाँ पर एक अटेंडेंस शीट बनाई, ठीक है, मैंने एक अटेंडेंस शीट बना दी। इसके अंदर मैंने जैसे डेली की अटेंडेंस सिस्टम रिकॉर्ड बना दिया कि कौन सा बच्चा कितने दिन आया या छुट्टी पे रहा। अब मैंने टाइप तो कर दिया। अब 7 दिन के बाद मेरे को अगर चेक करना हो कि कौन सा बच्चा कितने दिन प्रेजेंट रहा या एब्सेंट रहा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, काउंट इफ, पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे फिर कोमा में डबल कोट में पी लगा देंगे, पी काउंट करने के लिए। काउंट किसको करना है, पी को। अब ये कंप्लीट 7 दिन या 5 दिन या 6 दिन, या हमने एक और ए कर दिया तो 4 दिन हो गया। तो ये यूज होता है काउंट इफ फंक्शन का, ठीक है। पहले हमने रेंज दी फिर कोमा में क्राइटेरिया, जिस भी डेटा टाइप को हमने काउंटिंग करना है तो हम काउंट कर सकते हैं। डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, वो डिपेंड करता है रिकॉर्ड के हिसाब से कि उसमें क्या काउंट कर सकते हैं हम, किस चीज़ को काउंट करने की नीड पड़ती है। ऐसे ही 100 से अबव या 100 के इक्वल, जैसे यहाँ पर हमने अगर ये देखना हो कि 100 नंबर कितने बच्चों के हैं तो यहाँ पे 100 जैसे कर देना, ग्रेटर हटा दिया खाली, तो 100 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे हमने कोई एग्ज़ाम लिया 1000 बच्चों का, या 90 से 100 के बीच में कितने बच्चों के आए। अब 1000 में से चेक करने हो कितने बच्चे ऐसे हैं, फिर तो मैं काउंट करना पड़ेगा। अब मैनुअल तो कर नहीं सकते इतने बच्चों में, तो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, कल हमने पढ़ लिए थे, वैसे कल कितने 50 हो चुके थे आपकी क्लास में। नाउ फंक्शन का यूज़ किया था कल हमने क्लास में, इक्वल टू NOW नाउ टू इंसर्ट द करंट डेट और टाइम। तो यहाँ पर डेट और टाइम दोनों इंसर्ट होकर आती है, ठीक है। सिर्फ फंक्शन का नाम लिखेंगे यहाँ पर, और इसको हम एडिट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। नाउ फंक्शन और एक होता है टुडे फंक्शन, इक्वल टू टुडे टू इंसर्ट द करंट डेट। अब देखो टुडे लगाया, एडिट किया फॉर्मूला को। अब यहाँ पे हमने जो डेट इंसर्ट किया वो एक फंक्शन के माध्यम से की, तो सिर्फ डेट आ रही है, पर ये अपडेट नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, मैन्युअली नहीं हो सकता, ये सिस्टम के हिसाब से चलता है डेट एंड टाइम। जो भी डेट टाइम सिस्टम में चल रहा होगा वही सेम फॉर्मेट मिलेगा और सेम डेट एंड टाइम मिलेगी आपको, चाहे उसमें गलत दिखा रखी है चाहे ठीक है, ये एडिटेबल नहीं होती। और एक होता है कि अगर हमें एडिटिंग करनी हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको या तो टाइप करना पड़ेगा, पर टाइप करने की बजाय डेट या टाइम को एक शॉर्टकट कमांड भी होती है, कंट्रोल प्लस में सेमीकोलन। तो यहाँ पे जब हम कंट्रोल प्लस में सेमीकोलन ये बटन प्रेस करते हैं, सेमीकोलन का साइन कंट्रोल के साथ, तो देखो वापस नीचे गए, कंट्रोल सेमीकोलन, तो डेट लिखी हुई आ गई, एंटर कर दिया। और अगर आपने इसको अगर एडिट करना है तो देखो डबल क्लिक करने पर कर्सर बीच में दिखा रहा है, हम 23 को डिलीट करके 21 कर दिया, एंटर, तो चेंज हो गई। ये एक फिक्स रहती है डेट एंड टाइम। और अगर हमने कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में कोलन
अब कोलन का साइन सेमीकोलन के ऊपर आता है, तो मैंने कमांड प्रेस की सेम, अब ये एक शॉर्टकट कमांड प्रेस कर दी तो टाइम इंसर्ट होके आएगा, करंट टाइम। इसको भी हम एडिट कर सकते हैं और ऊपर वाले को भी, पर जो हमने एक फंक्शन के थ्रू करा उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और देखो यहाँ पे 9:31 हो रहे हैं तो वहाँ पर भी चेंज हो रखा है, तो वो ऑटो अपडेटेड दिखाता है आपको। F12 सभी को मालूम है, आपने MS वर्ड में भी किया था सेव एज करने के लिए। एंड डैश इज यूज टू मूव द प्रीवियस सेल। अब पिछले सेल पे जाने के लिए हम शिफ्ट टैब, अगले पे जाना है तो टैब। एंड क्वेश्चन नंबर 47 भी आपने वर्ड में पढ़ा था। वर्ड में आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हो गया वर्कबुक। अब क्योंकि हम MS वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, एक्सेल की फाइल को वर्कबुक, तो यहाँ पे वर्कबुक आ गया। बस फर्क सिर्फ यहाँ पे वर्कबुक है इसमें लिखा हुआ। ऐसी सेम क्वेश्चन पावर पॉइंट में भी आएगा, उसमें प्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव फाइल यहाँ पे आ सकता है, करंट वर्कबुक भी आ सकता है, एक्टिव भी आ सकता है लिखा हुआ। कंट्रोल F4 या कंट्रोल W, तो इसकी हेल्प से सिर्फ फाइल बंद होगी, एप्लीकेशन बंद नहीं होती। तो ऐसे मैंने प्रेस की कमांड, देखो बंद होगी। अगर मैं Alt F4 करता हूँ तो वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन ही बंद हो जाएगी। अभी तो हम ऐसे भी ओपन कर सकते हैं उस फाइल को, फाइल पे ही जाकर सीधा यहाँ से मैंने फाइल ले ली, ओपन होगी सीधा। अदरवाइज हम अगर इसको ऊपर से करते हैं या Alt F4 तो पूरी एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। अगले क्वेश्चन में है प्रिंट प्रीव्यू। अब ये क्वेश्चन भी आपका सेम MS वर्ड में पढ़ा था आपने। प्रिंट प्रीव्यू की कमांड कंट्रोल F2, तो यहाँ पे हमने जैसे ही प्रेस किया यहाँ पे आपको प्रीव्यू शो कर देगा कि प्रिंटिंग में कैसा निकल कर आएगा। एंड फिर होता है द डैश शॉर्टकट की टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। अब देखो इसमें ना आपको ये क्वेश्चन आपको वैसे लर्न करना पड़ेगा, इसका प्रैक्टिकली नहीं करा पाएंगे आपको। कंट्रोल 1 प्रेस करने पर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी डिटेल में। अगर आपका एक प्रैक्टिकली एग्ज़ाम होता है इसके ऊपर तो आपका ये कराया जाता, फिर ये एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है पूरा, और प्रैक्टिकली ही यूज़ किया जाता है सिर्फ इसका जस्ट एक शॉर्टकट है सिर्फ फॉर्मेट सेल को लाने के लिए, पर इसके अंदर जो ऑप्शंस यूज़ होने वाले हैं उनका कोई शॉर्टकट नहीं है पर, इसलिए ये ऑप्शंस आपके नहीं हो सकते हैं, सिर्फ शॉर्टकट बता सकते हैं। कंट्रोल 1 फॉर्मेट सेल की कमांड होती है और ये आपको बस वैसे याद रखनी पड़ेगी। जिनका भी एग्ज़ाम CPT में प्रैक्टिकली तौर पर होता है तो उनके ये ऑप्शन कराए जाते हैं। और आप में से अगर फिर भी कोई प्रैक्टिकली भी साथ में एक्सेल को भी पढ़ना चाहता है तो मैंने नेट पर चैनल पे कुछ दिल्ली पुलिस की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ डेली, आप उनको प्रैक्टिकली तरीके से भी लर्न कर सकते हैं। सेम चीज़ें आप उसमें आपको फॉर्मेट सेल का भी यूज़ मिलेगा। ठीक है, बट अभी वो वाला टॉपिक अपलोड नहीं किया, अभी क्लास में नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके ऊपर 3-4 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, तो दिल्ली पुलिस वाले लेक्चर आप प्रैक्टिकली में कर सकते हैं एक्सेल को और अच्छा अगर करना चाहते हैं तो साथ साथ जी। तो अगला क्वेश्चन हमारा है देयर आर अ डैश रोज एंड डैश कॉलम्स इन अ वर्कशीट। अब वर्कशीट में टोटल कितनी रोज या कितने कॉलम होते हैं 2007 या उसके बाद में जितने भी वर्जन्स हैं। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल तो पहले भी पढ़ा था ऊपर क्वेश्चन में, और जबकि 2003 में हमने बताया था कि उसमें कम होती हैं जैसा स्क्रीन पे विजिबल है। एंड द शॉर्टकट की ऑफ कोलैप्स द रिबन, वर्ड में भी पढ़ा था आपने, यहाँ ऑप्शन भी दे रखा है कोलैप्स द रिबन। कंट्रोल F1 कोलैप्स यानी कि उसको हाइड कर देना, तो यहाँ पे कंट्रोल F1 प्रेस किया हमने, हाइड होगी रिबन। फिर से प्रेस की सेम कमांड तो वापस आ गया रिबन। चाहे वर्ड हो चाहे एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस सभी में सेम रहेगी ये कमांड। एंड द डैश इज यूज्ड टू स्टार्ट अ न्यू लाइन ऑफ टेक्स्ट। अगर हमें आजो हाँ जी क्लास के लिए दिल्ली पुलिस की एक आगे बढ़ते हैं। और
हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 52 कि रैप टेक्स्ट की कमांड के बारे में ऑल्ट एंटर। देखो इसका यूज कुछ इस वे में हम करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा ना मार्क्स इन मैथ, तो ये रैप हो रखा है। जैसे मैंने अगले सेल पे लिखा मार्क्स इन, अब इसके बाद अगर हमें नीचे लिखना हो सब्जेक्ट का नाम, इसके आगे टाइप नहीं करना, तो टेक्स्ट को रैप करना बोलते हैं इस चीज को। तो नीचे लाने के लिए ऑल्ट के साथ एंटर, कर्सर आ गया नीचे, साइंस लिख दिया, फिर टैब दबा दिया अगले सेल पे जाने के लिए, फिर लिखा फिर से मार्क्स इन, ऑल्ट एंटर, सब्जेक्ट का नाम, फिर टैब, या मार्क्स इन ऑल्ट एंटर टोटल, शिफ्ट टैब करके हम पीछे चले गए, मार्क्स इन ऑल्ट एंटर, इस तरह से। इसका एक दूसरा तरीका, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ कंप्लीट मार्क्स इन हिंदी और सीधा एंटर कर देते हैं, तो देखो हिंदी अब आगे चला गया, कट हो गया। अब हम ऑल्ट एंटर कर रहे हैं इसको, अब ये तो डिलीट ही हो गया। ऑल्ट एंटर किया, अब इसमें डिलीट हो रहा है, या तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, या तो कोई और इफेक्ट पड़ जाएगा इसके ऊपर। तो ऐसे में हम एक काम कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट ऊपर से कर सकते हैं, पर अगर हमें शॉर्टकट से ही करना है ना, तो शॉर्टकट कमांड कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं होती किसी सेल पे रैप करने के लिए। उसके लिए पहले हम डबल क्लिक करेंगे सेल में, कर्सर आगे रखना पड़ता है, जिसको भी आपने रैप करके नीचे लेके आना है। तो एक्सेल के अंदर पहले कर्सर आगे रखना पड़ेगा, सेल एडिट करके, अब ऑल्ट एंटर किया, देखो हो गया। अब ये रैप हो गया कीबोर्ड से भी ऑल्ट एंटर करके। जिस भी टेक्स्ट को रैप करना होता है पहले कर्सर आगे, और अगर हम रनिंग टाइम पे ही कर देते हैं स्टूडेंट्स ऑल्ट एंटर, साथ की साथ हम कर देते हैं, इसीलिए जब भी करना होता है। एंड क्वेश्चन नंबर है 53 में, द डैश फॉर्मूला इज यूज टू एडिशन। देखो एडिशन का मतलब जोड़ना, प्लस करना, तो टू ऑल नंबर्स। अब यहाँ पे एडिशन करना है, किनको, सभी वैल्यूज को। तो प्लस करने के लिए हमने बताया था कि सम का यूज करते हैं। अब प्लस के नाम से या एडिशन या ऐड के नाम से कोई भी फंक्शन नहीं होता, ये इनवैलिड फंक्शन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड, और ऐसे में हमें कैलकुलेशन करना या फंक्शंस की पहचान, फंक्शंस के नेम हमें पता होने चाहिए कि कौन सा वैलिड है तो कौन सा नहीं है। अगले क्वेश्चन में, इसके लिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू टाइप में, फॉर्मूलाज पे जाएंगे ना एक्सेल में, यहाँ पे देखो ये सारे फॉर्मूलाज होते हैं, ये सारे फंक्शन होते हैं, इफ, सम, एवरेज, हाइपरलिंक, काउंट। इतने ज़्यादा यह नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको कुछ कॉमन से बता देंगे आपको, क्योंकि इसमें तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, याद ही नहीं रहेंगे आपको। और ये इतने सारे हैं ऐसे जो किसी एग्ज़ाम में यूज़ नहीं होते, कुछ एक लिमिटेड से हैं, वही आपको आगे हम नाम बता देंगे कि कौन से। आप ध्यान रख लेना कि इस नाम से वैलिड वाले फंक्शंस होते हैं और इसके अलावा नहीं होते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 54, टू रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन। अब कह रहे हैं कि डुप्लीकेट ऑप्शन इज फाउंड ऑन द रिबन अंडर द डैश टैब इन एक्सेल मेन्यू बार। अब मेन्यू बार में हमें रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन डेटा टैब में मिलता है, रिबन के अंदर। देखो ये देखा रिमूव डुप्लीकेट्स, इस ऑप्शन का यूज हम करते हैं डुप्लीकेट डेटा एंट्रीज को रिमूव करने के लिए। जैसे मैंने हर एक बैच में आज सभी से कॉन्टैक्ट नंबर, आपका नेम या सिटी डिटेल्स लिखवाई। अब कुछ बच्चों ने 2 बैचेस भी लिए, ठीक है, सीपीटी में। तो बच्चों ने क्या किया, दोनों बार ही नाम लिख दिया दोनों बैचेस के अंदर। तो मैंने जब उसको एक्सेल में अगर एंटर करा तो उसमें मेरे को तो नहीं पता कि किस बच्चे ने 2 बार अपना नाम लिखा। तो डुप्लीकेट एंट्रीज को डिलीट करने के लिए हम रिमूव डुप्लीकेट का यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा रिकॉर्ड हो सकता है अगर हमने एक से ज़्यादा एंट्रीज कर दी अगर एक्सेल में, तो उनको रिमूव करने के लिए रिमूव डुप्लीकेट का यूज़ करते हैं। एंड द लिमिट ऑफ फॉन्ट साइज अवेलेबल इन एक्सेल
तो एक्सेल में मिनिमम फॉन्ट साइज या मैक्सिमम फॉन्ट साइज 8 या 72 मिलता है। एमएस वर्ड में कितना मिलता है? सेम मिलता है। और बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है? बाय डिफ़ॉल्ट 11। एमएस वर्ड में कितना होता है? एक्सेल में 11। दोनों में सेम ये 3 चीज़ें। और मिनिमम फॉन्ट साइज हम कितना टाइप कर सकते हैं यहाँ पर? 1। मैक्सिमम 1638। बिल्कुल, एमएस वर्ड में तो 1638 और एक्सेल में 409। तो यहाँ पे अगर हम देखना भी चाहें ना तो यहाँ पे एक लॉन्ग वैल्यू कोई भी लिख देना, एंटर करने पे लिखा हुआ भी आ जाएगा मस्ट बी बिटवीन 1 and 409। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी देखा है मैनुअल लिमिट, जब हम मैनुअली खुद से लिखते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे अभी ये दोनों क्वेश्चन पढ़े 56 और 7 शॉर्टकट कमांड के थ्रू। एंड एक्सटेंशन नेम होता है एक्सेल का XLSX। 2007 और 7 के बाद से, जैसे वर्ड में भी पढ़ा था, एक्स लगता है, DOCX हो जाता है वर्ड में, और उससे पहले DOC। ऐसी सेम चीज इसमें XLS हो जाएगा। आपने फिल्टर का यूज पढ़ा होगा, पढ़ा था पीछे, फिल्टर शॉर्टकट कमांड कंट्रोल शिफ्ट L। ऊपर आ रहा था टू टर्न ऑन द फिल्टर। ऊपर जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था शॉर्टकट की टू टर्न ऑन द फिल्टर, तो ऑन करने के लिए ऊपर पूछा गया था, अब नीचे क्वेश्चन में दिखा दिया टू अप्लाई और रिमूव फिल्टर। तो चाहे आपको ऑन करना है चाहे अप्लाई करना है, चाहे हटाना है, चाहे ऑन करना है चाहे ऑफ करना है, दोनों केसेस में ही कंट्रोल शिफ्ट L का यूज करते हैं। तो हमने इसको प्रैक्टिकली पढ़ा था कल की क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बटन्स बने हुए आ जाते हैं जब हम फिल्टर ऑन करते हैं, तो इसमें हमने कंडीशन भी लगाई थी कि जिन भी बच्चों के मार्क्स हिंदी के अंदर, अब हिंदी सब्जेक्ट में फिल्टर का मतलब छांटना। जैसे कारो फिल्टर का एग्जाम्पल मैंने दिया आपको कि हम जैसे यहाँ पर अब देखना चाहते हैं जिन भी बच्चों के मार्क्स हिंदी में ग्रेटर देन है या अगर इक्वल टू है 80 के, 80 टाइप किया, ओके। अब 80 या 80 से ज़्यादा जिन भी बच्चों के हिंदी में नंबर थे, सिर्फ उन्हीं का डेटा फिल्टर होकर आ गया। सभी का देखने के लिए हम क्लियर फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद आता है, अगर हमें देखना हो कि सिमरन के नाम से टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम उसी के फिल्टर पे जाके यहाँ पे सर्च में भी लिख सकते हैं, इसके अंदर नेम, और एंटर करने पे जितने भी होंगे सारे आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे इंसर्ट और एडिट कमेंट इन MS एक्सेल। MS वर्ड में जब हमने ये पॉइंट पढ़ा था इंसर्ट कमेंट का, तो कमांड क्या होती है? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस में M, कंट्रोल ऑल्ट M या ऑल्ट कंट्रोल M, कैसे भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर होता है शिफ्ट प्लस में F2। इन शॉर्ट नोट, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में किसी भी सेल के ऊपर कोई टेक्स्ट डिफाइन करना हो, जैसे यहाँ पर मेरे पास कोई एडमिशन आ गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी का या फिर स्कूल का, तो जब मैं एडमिशन लेता हूँ यूनिवर्सिटी या स्कूल के अंदर, तो उसमें जो भी बच्चा किसी रेफरेंस के ज़रिए आता है ना, तो मैं उसमें ना कमेंट अपलोड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे माउस ले जाने पे कमेंट बॉक्स दिखा रहा मैं कि रेफरेंस बाय, या इसके ऊपर भी मैंने लिख दिया, या ऐसे चारी पे भी लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन मिलेगा हमें रिव्यू पे जाकर, ऑप्शन आया न्यू कमेंट, शॉर्टकट शिफ्ट F2। तो यहाँ पर देखो अप्लाई करते ही एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, इसको कहते हैं बैलून या कमेंट बॉक्स भी कहते हैं। अब इसके अंदर हम टाइप कर देंगे, ठीक है, कि किसके रेफरेंस के थ्रू या और भी किसी भी तरह का नोट आप इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कोई भी डिटेल्स मेंशन करना चाहते हैं, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैंने लिखा रेफरेंस बाय, ठीक है, टाइप करने के बाद मैंने बाहर क्लिक कर दिया साइड पर। उसके बाद जैसे ही इसके ऊपर पॉइंटर लेकर गया तो देखो नेम लिखा हुआ आ गया। जब भी हम कमेंट करते हैं किसी भी सेल पे, उसके ऊपर इस तरह का ना रेड मार्क आ जाता है राइट कॉर्नर पे टॉप में, तो ये एरो आइकन आता है राइट मार्क।
और अगर वापस इसको एडिट करना पड़ जाए हमें तो वापस इसी पे क्लिक करके हम एडिट कमेंट, अब एडिट के लिए भी दिखा रहा है शिफ्ट F2, या जब हम अप्लाई करते हैं तब भी शिफ्ट F2 आता है। तो क्लिक करने पे वापस सेम बॉक्स ओपन हो जाएगा, कमेंट बॉक्स, ये बलून ओपन हो जाएगा, तो इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं वापस। तो ये होता है कमेंट का यूज। आगे कराएं, बहुत है। हाँ जी, करा दें कुछ, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर है 61, इंसर्ट द फंक्शन डायलॉग बॉक्स। अब फंक्शन डायलॉग बॉक्स का मतलब मैंने आपको 3 चीज़ें कराई थी कि सेल एडिटिंग के लिए हम डबल क्लिक, यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं, F2 भी दबाते हैं, या फिर फॉर्मूला बार में भी करते हैं। एक चौथा तरीका और, फॉर्मूलाज में जाकर फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट फंक्शन, हम इस पे क्लिक करेंगे या शिफ्ट F3 कमांड देने पर यहाँ पे आपको दिखा देगा कि इसमें क्या फॉर्मूला लगा हुआ है और रेंज कहाँ से कहाँ तक लिखी हुई है, B2 से F2। तो ये होता है फंक्शन। तो फंक्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। हाइपरलिंक वही सेम रहेगा वर्ड की तरह, हाइपरलिंक के कंप्लीट ऑप्शन सारे सेम रहेंगे इसमें। डैश की इज यूज टू स्टार्ट ऑफ द रो, अब ये भी सेम है बिल्कुल, होम वाला ही, वर्ड में भी पढ़ा था, रो के शुरू पे जाने के लिए हम होम बटन। अब अगला क्वेश्चन भी सेम है, टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, वर्कबुक का मतलब एक्सेल की फाइल, जैसे MS वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट, एक्सेल की फाइल को वर्कबुक, यानी कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इज कॉल्ड वर्कबुक। अब 2010, 7 या 3, यानी कि 2010 और 10 से पहले जितने भी वर्जन है उन सभी में बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट हमें ओपन की मिलती हैं, जैसे नीचे हमने 5-6 शीटें ले रखी हैं, और बाकी सभी वर्जन में बाय डिफॉल्ट सिंगल शीट आती है। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, आप सभी को ध्यान होगा, MS वर्ड में, द डिफॉल्ट व्यू इन MS वर्ड इज डैश व्यू। कौन सा व्यू होता है MS वर्ड में, व्यू पे जाकर मिलता है जो, कौन सा होता है, कौन सा है यहाँ पर, प्रिंट लेआउट व्यू। क्या बात है, पिछला बोलते जा रहे हो, ध्यान नहीं है, पिछला याद नहीं करते क्या आप कुछ। द डिफॉल्ट व्यू इन एक्सेल इज डैश व्यू। कंप्लीट होने के बाद आपके टेस्ट चलेंगे फिर, ठीक है, और रिविजन्स चलेंगी जब आपका 15 दिन के बाद ओवर हो जाएगा सिलेबस। नेक्स्ट 15 to 20 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी 20 तारीख तक मैक्सिमम। बाकी टॉपिक आपके 3-3 दिन में हो जाते हैं, एक्सेल 5 to 6 डेज में, बाकी 3 आपके जो टॉपिक बचेंगे वो 10 दिन में आपके पूरे हो जाएंगे जी। क्वेश्चन नंबर है, द डिफॉल्ट व्यू इन एक्सेल। अब देखो MS वर्ड में तो होता है प्रिंट लेआउट व्यू, एक्सेल में होता है व्यू पे जाके हम चेकआउट कर सकते हैं, नॉर्मल व्यू मिलता है हमें, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। एंड क्वेश्चन नंबर 66 में, द लेटर एंड द नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज सेल एड्रेस, यानी कि जो एक सेल एड्रेस होता है वो बनता है कॉलम नेम और रो नेम को मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 67 में, इनमें से कौन सा ऑप्शन इनवैलिड है, यानी कि वैलिड नहीं होता फॉर्मूला। अब हम एक सेल में जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, 2 वैल्यू लिख दी हमने यहाँ पर, दोनों को ना प्लस करना है। क्या मैं इस तरह से आंसर लिख सकता हूँ, A2 प्लस में A1, आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर A1 पहले लिख दूँ, A2 बाद में, तो हो जाएगा। हमने A2 को पहले लिखा चाहे A1 को पहले लिखा, आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ A1 में, जैसे मेरे को एक वैल्यू प्लस करनी है 5 की वैल्यू, या 1 वैल्यू ऐड करनी है, सिंगल डिजिट वैल्यू, एंटर करने पे क्या होगा, क्या आंसर आएगा, बिल्कुल, तो 21 आ जाएगा। और अगर मैं 1 पहले लिख दूं और A1 को बाद में, या A2 को लिख लेता हूं, तो क्या आ जाएगा आंसर, 11।
और अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 1a प्लस में a2, अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल, क्योंकि हमने सेल का एड्रेस गलत टाइप किया। तो यहाँ पर भी सेम, यहीं पे भी दे रखा कि 1a नॉट ए वैलिड फॉर्मूला, तो ये वैलिड नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 68 में हाइड द कॉलम्स, किसी कॉलम को अगर हाइड करना हो उसमें आप बस क्लिक कर देना कहीं पे भी, कंट्रोल 0 हाइड कॉलम हो गया। देखो ई कॉलम हाइड हो गया। और अगर रो हाइड करनी है, जैसे रो नंबर 5 पे कर्सर है तो कंट्रोल 9, तो रो नंबर 5 हाइड हो गई। वापस ले आए, 2 क्वेश्चन और। शॉर्टकट कमांड टू क्रिएट ए चार्ट। अब देखो चार्ट बनाने की शॉर्टकट कमांड, अगर हमने कोई भी एक रिकॉर्ड बना लिया, जैसे एक बच्चे की फाइल, हमने इसका अगर एक चार्ट बनाना हो तो चार्ट बनाने के लिए आप किसी भी टेबल डेटा पे जाकर F11 प्रेस कर देना बस। देखो ऊपर एक चार्ट इंसर्ट होकर आ गया और कॉलम चार्ट आएगा ये हमेशा जब भी आप F11 प्रेस करते हैं। एंड एक्सेल में रोज आर लेबल्ड एज 1 2 3। अब एक्सेल में जितनी भी रोज होती हैं वो न्यूमेरिकल में दिखाता है, नंबर्स में। कॉलम्स के नाम होते हैं अल्फ़ाबेट के अंदर। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है।